नमस्कार। चलिए सीधा गोता लगाते हैं 1914 की एक ऐसी रोंगटे खड़े कर देने वाली सर्वाइवल थ्रिलर में जो सच में इंसानी इतिहास की सबसे महान कहानियों में से एक मानी जाती है, द एंड्योरेंस एक्सपेडिशन। ये सिर्फ एक सफर का नाम नहीं है, ये इंसानी जज्बे और कभी हार ना मानने की एक ऐसी मिसाल है जो आपको अंदर तक हिला देगी। तैयार हैं इस सफर के लिए? चलिए शुरू करते हैं। जरा इन आंकड़ों पर गौर कीजिए। 28 लोग, और वो भी दुनिया के सबसे खतरनाक कॉन्टिनेंट अंटार्कटिका की तरफ बढ़ रहे हैं। कोई स्मार्टफोन नहीं, कोई जीपीएस नहीं, मतलब कोई भी मॉडर्न टेक्नोलॉजी नहीं। और तापमान -50 डिग्री सेल्सियस। सोचिए, ये सिर्फ ठंड नहीं है, ये तो हड्डियों को जमा देने वाली मौत है जो हर कदम पर उनका इंतजार कर रही थी। तो ये था अंटार्कटिका का एक असंभव सा सपना, एक ऐसी बाधा जिसे पार करना नामुमकिन माना जाता था। और इस पागलपन की शुरुआत हुई सर अर्नेस्ट शैकल्टन के एक बहुत ही बड़े विजन के साथ। वो एक बेहद अनुभवी एक्सप्लोरर थे और उन्होंने कुछ ऐसा करने की ठानी जो आज तक किसी ने नहीं किया था। उनका लक्ष्य था पूरे अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट को एक छोर से दूसरे छोर तक पैदल पार करना। उस जमाने में ये एक ऐसा ज्योग्राफिकल चैलेंज था जिसके बारे में सोचना भी अकल्पनीय माना जाता था। उनका ओरिजिनल प्लान कुछ ऐसा था: यूके से निकलकर साउथ जॉर्जिया आइलैंड जाना, फिर वेडलसी होते हुए 2900 किलोमीटर का भयंकर पैदल ट्रैक करना। मतलब अगर सब कुछ एकदम परफेक्ट रहा तो करीब 12 दिन का सफर। लेकिन जब उनका जहाज एंड्योरेंस साउथ जॉर्जिया आइलैंड के एक व्हेलिंग स्टेशन पहुंचा तो वहां के लोगों ने उन्हें साफ चेतावनी दी कि वेडलसी में बर्फ बहुत ज्यादा भारी है, आगे बढ़ना सुसाइड होगा। पर शैकल्टन तो शैकल्टन थे, वो अपनी जिद पर अड़े रहे और आगे बढ़ गए। और बस यही वो एक फैसला था जिसने उनकी दुनिया पलट कर रख दी। 497 डेज, ये कोई छोटा मोटा नंबर नहीं है। इतने दिनों तक इस क्रू के किसी भी इंसान के पैर दोबारा ठोस जमीन पर नहीं पड़ने वाले थे। 497 दिनों तक बस चारों तरफ मौत, खौफ और जमा देने वाली बर्फ। और यहीं से शुरू होता है दूसरा चैप्टर, बर्फ में फंसे एक बर्फीला जाल। जनवरी 1915 में उनका मजबूत जहाज एंड्योरेंस वेडलसी की भारी और डेंस बर्फ के बीच पूरी तरह से फंस गया। वो 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ सकता था। और सबसे डरावनी बात क्या थी? अंटार्कटिका में सर्दियां आने वाली थीं। मतलब 24 घंटे का घना अंधेरा और महीनों तक सूरज की एक किरण का भी ना दिखना। वो पूरी तरह से एक बर्फीले जाल में कैद हो चुके थे। फिर आया अक्टूबर 1915। बर्फ के भारी प्रेशर ने सचमुच जहाज को कुचलना शुरू कर दिया। जहाज में पानी भरने लगा और वो धीरे धीरे डूबने लगा। क्रू मेंबर टॉम मैक्लियोड का ये कोट देखिए: मुझे नहीं लगता अब हम अपने घर कभी वापस लौट पाएंगे। ये सिर्फ शब्द नहीं है, ये उस वक्त की भयानक निराशा है। अब ये कोई एक्सप्लोरेशन मिशन नहीं था, ये बस जिंदा बचने की एक खौफनाक जंग थी। और बाहर की दुनिया से मदद मांगने का कोई रास्ता ही नहीं था। अब जो बात सच में हैरान करने वाली है वो ये है कि उन्होंने खुद को जिंदा कैसे रखा। जब उन्हें अपना डूबता हुआ जहाज छोड़ना पड़ा तो उन्होंने बर्फ के एक तैरते हुए टुकड़े पर अपना ओशन कैंप बनाया। जरा इस डेली राशन को देखिए। इसे निराशा का मेन्यू कहें तो गलत नहीं होगा। इतनी भयानक कंपा देने वाली ठंड में पूरे दिन का खाना क्या था? सिर्फ एक बिस्किट, थोड़ा सा पानी मिला हुआ दूध और कच्चा सील या पेंगुइन का मांस। ये किसी भी इंसान को शारीरिक और मानसिक रूप से तोड़ने के लिए काफी था। खाने की इस खौफनाक कमी के बीच हमारे सामने आता है सर्वाइवल का सबसे बड़ा सबक, मानसिक दृढ़ता, यानी मेंटल फॉर्टिट्यूड। शैकल्टन इस बात को बहुत अच्छी तरह समझते थे कि इंसान का शरीर हार मानने से बहुत पहले उसका दिमाग हार मान लेता था। इसलिए पता है उन्होंने क्या किया? उन्होंने खाने की बची हुई मात्रा को लेकर अपने क्रू से साफ झूठ बोला। उन्हें दिलासा दिया कि हमारे पास पर्याप्त खाना है। ये सब सिर्फ उनकी उम्मीद और मानसिक ताकत को बनाए रखने के लिए था, क्योंकि अगर उम्मीद टूट जाती तो सबके सब वहीं खत्म हो जाते। इसके बाद आता है हमारा तीसरा पड़ाव, एलिफेंट आइलैंड की ओर पलायन, उनका बहता हुआ कैंप। अप्रैल 1916 आते आते हालात बद से बदतर हो गए। जिस बर्फ की चट्टान पर उन्होंने अपना कैंप लगाया था वो अब पिघलने और टूटने लगी थी। सोचिए, उनका इकलौता घर, उनका वो तैरता हुआ कैंप ही अब उनके लिए जानलेवा बन गया था। जरा सर्वाइवल के इन खौफनाक स्टेप्स पर नजर डालिए। ये कोई कहानी नहीं है, ऐसा सच में उनके साथ हो रहा था। एक रात बर्फ का वो टुकड़ा अचानक बीच से टूट गया और अर्नी होलनेस नाम का एक क्रू मेंबर सीधे जमा देने वाले सब जीरो पानी में गिर गया। उसे तुरंत बाहर तो खींच लिया गया, लेकिन वहां आग जलाने का कोई तरीका नहीं था। हाइपोथर्मिया से बचने के लिए उसे क्या आदेश मिला? उसे पूरी रात लगातार चलते रहने को कहा गया ताकि उसके शरीर की गर्मी से उसके गीले कपड़े सूख सकें।
सोचकर ही रूह काम जाती है ना। जब वो बर्फ का टुकड़ा बहुत ही छोटा हो गया तो उन्हें मजबूरन अपनी छोटी नाव में उतरना पड़ा। एलिफेंट आइलैंड की तरफ 7 दिनों की उस भयंकर समुद्री यात्रा में पीने का पानी पूरी तरह खत्म हो गया था। गले इतने ज्यादा सूख चुके थे कि थूक निगलना भी नामुमकिन सा हो गया था। प्यास इतनी भयानक थी कि उन्हें मजबूरन कच्चा सील का मांस चबाना पड़ा। भूख के लिए नहीं, बल्कि सिर्फ इसलिए ताकि उस मांस के खून से उनके होंठ और गले को थोड़ा सा तरल मिल सके और वो जिंदा रह सकें। और फिर शुरू होता है चौथा अध्याय, जानलेवा समुद्री यात्रा और एक असंभव विकल्प। पूरे 497 दिनों के बाद 15 अप्रैल 1916 को आखिरकार उनके पैर एलिफेंट आइलैंड की ठोस जमीन पर पड़े। लेकिन ये बस एक झूठी जीत थी, क्योंकि ये आइलैंड पूरी तरह से वीरान था। ना कोई इंसान, ना जानवर, और सबसे बुरी बात ये कि किसी भी शिपिंग रूट पर नहीं पड़ता था। वहां बैठे रहने का मतलब था बस अपनी मौत का इंतजार करना। तो अहम बात यह है कि अब शैकल्टन के सामने 2 बिल्कुल असंभव विकल्प थे। विकल्प ए, उसी आइलैंड पर रहकर उस रेस्क्यू शिप का इंतजार करना जो कभी नहीं आने वाला था, या फिर विकल्प बी, मदद लाने के लिए एक छोटी सी नाव में बैठकर धरती के सबसे खतरनाक समुद्र को पार करना। शैकल्टन ने विकल्प बी को चुना। उन्होंने अपने साथ 5 और लोगों को लिया और साउथ जॉर्जिया आइलैंड के लिए निकल पड़े। उनका ये फैसला कितना पागलपन से भरा था, ये इस एक नंबर से साफ हो जाता है, 800। ये ड्रेक्स पैसेज में डूबने वाले जहाज़ों की अनुमानित संख्या है। ये समंदर अपनी 12-12 मीटर ऊंची लहरों और ऐसे तूफानों के लिए जाना जाता है जो बड़े बड़े जहाज़ों के परखच्चे उड़ा देते हैं। और शैकल्टन इसे एक छोटी सी 22 फुट की खुली नाव में पार करने जा रहे थे। और वो 1300 किलोमीटर का सफर किसी चमत्कार से कम नहीं था। लहरों से लगातार लड़ते हुए ये 6 लोग एक छोटी सी नाव में थे। सिर्फ 4 घंटे नाव चलाते और 4 घंटे आराम करते। रास्ता खोजने के लिए सिर्फ सूरज की एक हल्की सी झलक और सेक्सटेंट पर निर्भर थे। और क्लाइमैक्स देखिए, जब वो सुरक्षित जगह से बस 3 मील दूर थे, एकदम किनारे पर, तब एक भयानक समुद्री तूफान ने उन्हें घेर लिया। ऐसा लगा जैसे अब तो सब खत्म, लेकिन उन्होंने वहां भी हार नहीं मानी। 5वां हिस्सा, अनमैप्ड माउंटेन ट्रेक, सर्वाइवल के लिए 36 घंटे। तूफान से बचकर वो किनारे तो लग गए, लेकिन कहानियां भी खत्म नहीं हुई थी। साउथ जॉर्जिया आइलैंड पर पहुंचने के बाद उन्हें पता चला कि वो आइलैंड की बिल्कुल गलत तरफ उतर गए हैं। जो वेलिंग स्टेशन था वो आइलैंड की दूसरी तरफ था, और उनकी नाव इतनी टूट चुकी थी कि वापस समुद्र में जाना मुमकिन नहीं था। अब सामने खड़ी थी एक आखिरी भौगोलिक चुनौती। उन्हें इस खतरनाक और अनमैप्ड आइलैंड को पैदल ही पार करना था। शैकल्टन, वॉजली और क्रीन ने यह जिम्मा उठाया। वजन कम करने के लिए उन्होंने अपने स्लीपिंग बैग तक पीछे छोड़ दिए। उनका तरीका सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। वो 10,000 फीट ऊंचे पहाड़ों पर बिना कुछ देखे चढ़े, खुद को रस्सी से बांधा और एकदम खड़ी बर्फ की दीवारों पर हाथों से सीढ़ियां काटकर नीचे उतरे। ये 36 घंटे का एक ऐसा लगातार ट्रैक था जिसे उस वक्त बिल्कुल नामुमकिन माना जाता था। और ये बेहतरीन तरीके से दर्शाता है कि अगर इंसान ठान ले तो क्या कुछ नहीं कर सकता। 20 मई 1916 को जब वो 3 लोग स्ट्रॉमनेस व्हीलिंग स्टेशन में लड़खड़ाते हुए घुसे तो उनकी हालत देखने लायक थी। फटे हुए कपड़े, कालिख पुते चेहरे, उन्हें पहचानना तक मुश्किल था। स्टेशन के मैनेजर को तो अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हुआ कि 2 साल पहले लापता हो चुके एंड्योरेंस के कैप्टन शैकल्टन उनके सामने जिंदा खड़े हैं। छठा और अंतिम चरण, एक अविश्वसनीय रेस्क्यू। बॉस आ रहे हैं। शैकल्टन तो सुरक्षित पहुंच गए थे, लेकिन उन 22 आदमियों का क्या जो एलिफेंट आइलैंड पर पीछे छूट गए थे? उनका अपने कैप्टन से संपर्क टूटे हुए महीनों बीत चुके थे। उन्हें तो यह भी नहीं पता था कि शैकल्टन जिंदा भी हैं या समुद्र की गहराइयों में कहीं खो गए हैं। उन 22 लोगों की कमान थी फ्रैंक वाइल्ड के हाथों में। उल्टी की गई नावों के नीचे बने उस छोटे से जमे हुए शेल्टर में, जहां ठंड और भूख हर पल उनकी जान ले रही थी, फ्रैंक वाइल्ड ने उम्मीद की किरण को बुझने नहीं दिया। पता है वो हर सुबह उठकर अपने आदमियों से क्या कहते थे? अपना सामान बांधो लड़कों, बॉस आ जा सकते हैं। पूरे 128 दिनों तक हर एक सुबह उन्होंने यही बात दोहराई, सिर्फ इसलिए ताकि उनके क्रू की हिम्मत ना टूटे। और उनका ये भरोसा बिल्कुल भी व्यर्थ नहीं गया। शैकल्टन ने अपने आदमियों को बचाने के लिए हार नहीं मानी। उन्होंने 3 बार कोशिश की, लेकिन बर्फ की वजह से हर बार नाकाम रहे। आखिर में चिली सरकार के एक जहाज येल्चो की मदद से 30 अगस्त 1916 को वो एलिफेंट आइलैंड पहुंच ही गए।
और वहां का नजारा शैकल्टन की आंखों में आंसू ला देने वाला था। सभी 22 लोग जिंदा थे, एक भी इंसान की जान नहीं गई थी। जहाज पर गए सभी 28 लोग चमत्कारिक रूप से मौत को मात देकर घर लौट रहे थे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये पूरी कहानी आज के समय से कैसे जुड़ती है। इस घटना के पूरे 106 साल बाद 2022 में कुछ इन्वेस्टिगेटर्स ने वेडल सी में 10,000 फीट की गहराई में उसी एंड्योरेंस जहाज को खोज निकाला। और सबसे बड़ी हैरानी की बात क्या है, एक सदी से भी ज्यादा का समय बीत जाने के बाद भी वो जहाज आज भी बर्फ के ठंडे पानी के नीचे एकदम बेहतरीन और सुरक्षित हालत में है, मानो वो आज भी इस महान कहानी की एक जिंदा गवाही दे रहा हो। तो आखिर में एक बहुत बड़ा सवाल हमारे सामने आता है, जब सब कुछ खत्म हो जाए, कोई मदद ना बचे, तब सिर्फ उम्मीद और मानसिक दृढ़ता के दम पर कोई इंसान कितनी देर तक जिंदा रह सकता है? एंड्योरेंस की ये घटना सिर्फ एक सर्वाइवल की कहानी नहीं है, ये इंसानी हौसले की उस असीम ताकत का सबूत है जिसे दुनिया का कोई भी बर्फीला तूफान कभी नहीं तोड़ सकता। इस शानदार सफर में मेरे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं अगली बार एक और ऐसे ही दिलचस्प विषय के साथ।